लेट 1960s में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पर एक शैडो छा गया जब सीरीज और ब्रूटल मर्डर्स ने रीजन को फियर में डाल दिया। जो शख्स बाद में जोडियक किलर के नाम से जाना गया, उसने एक चिलिंग कैंपेन ऑफ वायलेंस स्टार्ट किया जो पूरे नेशन को शॉक कर गया और लॉ इन्फोर्समेंट को दशकों तक कंफ्यूज करता रहा। ये है एक अमेरिका के सबसे इनफेमस अनसॉल्व्ड क्रिमिनल केसेस की कहानी। एक ऐसी कहानी जो टेरर, मिस्ट्री और जस्टिस की रिलेंटलेस परस्यूट से भरी हुई है। एक क्रिस्प दिसंबर की नाइट थी 1968 की, जब जोडियक किलर ने पहली बार स्ट्राइक किया। बेनिशिया कैलिफोर्निया की क्वाइट स्ट्रीट्स एक हॉरिफाइंग एक्ट का स्टेज बनी जो एक रेन ऑफ टेरर की शुरुआत थी। हाई स्कूल स्टूडेंट्स बेटी लू जेनसन और डेविड फेराडे, जो 16 और 17 साल के थे, अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर गए और बेटी लुई के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो 11 PM तक घर आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लॉक उनका कर्फ्यू क्रॉस करती गई, ये यंग कपल लेक हरमन रोड पर पार्कड था, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि डार्कनेस में एक डेडली थ्रेट छुपा बैठा है। रफली 11:10 PM पर एक कार उनके पास आई। सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में नाइट एयर गन फायर से सैटर हो गई। डेविड फेराडे को हेड में शूट किया गया, जबकि बेटी लू जेनसन ने भागने की कोशिश की तो उसको 5 बुलेट्स पीछे से मारी गईं। एक पासिंग मोटरिस्ट ने उनकी लाइफलेस बॉडीज डिस्कवर की और इसके साथ एक ऐसे किलिंग स्प्री का आगाज हुआ जो सालों तक बे एरिया को हॉन्ट करता रहा। जोडियक किलर का टेरर स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अगले 1 साल तक उसने बार बार स्ट्राइक किया। हर अटैक पिछले से ज़्यादा बोल्ड और डेयरिंग था, जैसे वो लॉ इन्फोर्समेंट को चैलेंज कर रहा हो। 4 जुलाई 1969 को जोडियक फिर से अटैक करता है। इस बार उसके टारगेट डार्लिन फेरिन और माइक मेजो थे, जो 22 और 19 साल के थे। ये कपल ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क बलेहो में अपनी कार में था जब एक कार उनके पीछे आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर बिना किसी वार्निंग के गोली चला दी। डार्लिन की तुरंत मौत हो गई, जबकि माइक सिवियरली इंजर्ड होने के बावजूद सरवाइव कर गया। उसने पुलिस को एक अटैकर का डिस्क्रिप्शन दिया जो पहली बार जोडियक का एक क्लियर ग्लिम्स था। Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your If you name go 1 and mile calling? east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. लेकिन जोडियक का अगला अटैक उसको क्रिमिनल हिस्ट्री के एनल्स में हमेशा के लिए लिख देगा। 27 सितंबर 1969 को जोडियक ने लेक बेरियशा, नापा काउंटी के किनारे पर एक यंग कपल सेसिलिया सेफर्ड और ब्रायन हार्टनल को अटैक किया। इस बार उसने बिजार कॉस्ट्यूम पहना था, एक ब्लैक हुड जिसमें व्हाइट क्रॉस्ड सर्कल सिंबल बना था। उसने कपल को बांध दिया, बेरहमी से उनको मल्टीपल टाइम स्टैब किया। सेसिलिया सेफर्ड की डेथ हो गई, लेकिन ब्रायन हार्टनल जिंदा बचा और उसने पुलिस को ये टेरिफाइंग ऑर्डील बता दिया। जोडियक की क्रूरता और बढ़ गई जब उसने नापा पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके खुद अपने क्राइम का रिपोर्ट दिया। उसकी चिलिंग मोनोटोन वॉइस फोन लाइन पर गूंज गई जब उसने कामली एक डबल मर्डर की इन्फॉर्मेशन दी। Napa Police Department. I want to report a murder. No, a double murder. They are 2 miles north of parking headquarters. They were in a white Volkswagen Carbon Ghia. I'm the one that did it. ये बस एक शुरुआत थी एक ट्विस्टेड गेम की जो जोडियक ने लॉ इन्फोर्समेंट और मीडिया के साथ खेला। जैसे जैसे मर्डर्स बढ़ते गए, पब्लिक का फियर और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। जोडियक खुद अटेंशन एंजॉय करता था, लोकल न्यूज़पेपर्स को टॉन्टिंग लेटर्स भेजता जो कॉम्प्लेक्स साइफर्स से भरे होते थे। ये साइफर्स ऐसे कोडेड मैसेजेस थे जो अलेजिडली उनकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते थे अगर सॉल्व किए जाएं। हर लेटर एक क्रॉस्ड सर्कल सिंबल के साथ साइन होता था जो उसका रिकग्नाइजेबल मार्क बन गया। एक और टेरिफाइंग चीज जो जोडियक ने की वो था उसका थ्रेट कि वो एक स्कूल बस अटैक करेगा, किडीज को मार देगा जब वो बस से उतर रहे होंगे। ये स्टेटमेंट पूरी कम्युनिटी में शॉक वेव्स भेज गया। पेरेंट्स हर रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। School children make fine targets. I think I shall wipe out a school bus some morning. Just shoot out the front tire and then pick off the kiddies as they come bouncing out. Now, what are you doing to protect the school buses, particularly in San Francisco, from that? In San Francisco, we have been since the first day, since the reception of this note, and up to now and continuing, we have a number of plainclothes officers following buses in the morning and in the evening.
I shall wipe out a school bus some morning, shoot out the tires, and then pick off the kiddies as they come bounding out. That was the threat of the Zodiac killer. Now, every day, police cars follow the buses which would be likely targets. Officers armed with shotguns take the threat seriously. ज़ोडिएक का फाइनल कंफर्म्ड विक्टिम एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन था, जो 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को के प्रेसिडियो हाइट्स नेबरहुड में मारा गया। ये बोल्ड अटैक एक वेल लिट अर्बन एरिया में हुआ, जो दिखाता था कि किलर अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। आयरनी की बात ये थी कि क्राइम सीन के पास एक पुलिस ऑफिसर ने एक आदमी से बात भी की जो ज़ोडिएक के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था, लेकिन गलत सस्पेक्ट डिटेल्स होने की वजह से उसे जाने दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन इंटेंस होने लगी, कई सस्पेक्ट्स सामने आए। सबसे कंपेलिंग सस्पेक्ट था आर्थर ली एलन, एक फॉर्मर एलिमेंट्री स्कूल टीचर और कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर। एलन को नेवी से डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था और उसके पास एक ज़ोडिएक ब्रांड की वॉच थी, जो एक क्रीपी कोइंसिडेंस था। उसके एक्वेंटेंसेस का कहना था कि उसने हंटिंग ह्यूमंस का बोस्ट किया था, लेकिन पुलिस कभी भी उसको कंक्लूसिवली ज़ोडिएक से लिंक नहीं कर पाई। एक और इंट्रिगिंग सस्पेक्ट रिचर्ड गायकॉस्की था, एक जर्नलिस्ट जो उस टाइम बे एरिया में काम कर रहा था। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि उसका राइटिंग स्टाइल ज़ोडिएक लेटर से मिलता था और उसका फेस भी पुलिस स्केचेस से मैच करता था, पर फिर भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जो उसको ज़ोडिएक डिक्लेयर कर सके। रिसेंट ईयर्स में नए सस्पेक्ट सामने आए हैं। 2021 में एक प्राइवेट टीम जो केस ब्रेकर्स के नाम से जानी जाती है, उन्होंने एयरफोर्स वेटरन गैरी फ्रांसिस पोस्ट को ज़ोडिएक डिक्लेयर किया। उनका कहना था कि ज़ोडिएक लेटर्स में एनाग्राम्स हैं जो पोस्ट का नाम रिवील करते हैं और उसके फोरहेड स्कार्स ज़ोडिएक डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, लेकिन FBI और पुलिस एजेंसीज ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि केस अब भी ओपन है। ज़ोडिएक किलर का टेरर काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिकन कल्चर पर हमेशा के लिए छप चुका है। ये केस बुक्स, मूवीज़ और TV शोज़ को इंस्पायर करता रहा है। इसके साइफर्स अब भी एक मिस्ट्री हैं, कुछ अब तक भी अनसॉल्व्ड हैं। सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग चीज़ ये है कि विक्टिम्स के फैमिलीज़ के लिए कोई क्लोजर नहीं है। सर्वाइवर ब्रायन हार्टनल ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। आप इसके साथ जीना सीख लेते हो, लेकिन ये हमेशा अंदर कहीं रहती है। ये केस लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक बड़े लेसन जैसा है। फॉरेंसिक साइंस और बिहेवियरल प्रोफाइलिंग को डेवलप होने पर मजबूर किया, लेकिन फॉरेंसिक एडवांसमेंट्स होने के बावजूद भी फिंगरप्रिंट्स, DNA और आई विटनेस अकाउंट्स किसी एक सस्पेक्ट को ज़ोडिएक प्रूव नहीं कर पाए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, केस सॉल्व होने की उम्मीद धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन लोग अब भी नई थ्योरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटरनेट फोरम्स पर डिस्कशन चलती रहती हैं, नए क्लूज ढूंढने की कोशिश होती है। शायद किलर अब भी कहीं जिंदा हो या फिर कब का मर चुका हो अपने साथ सच्चाई को लेके। ज़ोडिएक का केस सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल भी है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स हमारे बीच ही होते हैं, बिना किसी को पता चले। शायद कभी हमें आंसर्स मिल जाएं, या शायद ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रहेगी।